Welcome my dear students to online learning platform of CUET concept. I hope you are very good and fine and pink in health. So आज हम लोग यहाँ पर है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देखने के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में फुल मार्क्स दैट इज 200 on 200 कैसे स्कोर करें. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग योर सिलेबस एंड एवरीथिंग, पहले मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपको पढ़ाएगा कौन, हु इज योर इंग्लिश मेंटर. सो दिस इज चित्राली श्रीवास्तव. आई एम डूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो दिस वॉज ऑल अबाउट मी. उसके अलावा टॉपिक्स में या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस and the topics that we are going to cover and that will be coming in your examination. Let's start. Okay, so first of all we will see कि एनटीए ने हमें क्या सिलेबस दिया है. ठीक है, एनटीए का जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पहला जो सिलेबस का पार्ट है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी 3 टाइप्स के, फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी. ओके, अब फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी क्या होते हैं, ये कैसे पैसेजेस आते हैं इसमें. तो फैक्चुअल वो होते हैं जो आपके फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, तथ्यों पर जो बेस्ड होते हैं वो आपके फैक्चुअल होते हैं. ठीक है, कि कहीं से भी आपको कोई आर्टिकल का पार्ट उठा के दे दिया, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल उठा के दे दिया, दैट इज योर फैक्चुअल, जो पूरा फैक्ट्स पर बेस्ड हो. ठीक, नेक्स्ट आपका आता है नरेटिव. नरेटिव क्या होता है. नरेटिव ऐसे पैसेज होते हैं जिसे आपने किसी ऑटोबायोग्राफी से उठा के दे दिया गया. ठीक है, कोई किसी जैसा नरेशन दे दिया गया, तो दैट इज नरेटिव. नरेटिव मतलब जब कोई कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है, कोई कन्वर्सेट कर रहा होता है, तो दैट इज नरेटिव. ओके, हमारे लिटरेरी पैसेज क्या होते हैं. लिटरेरी पैसेज हमारे वो होते हैं जो किसी लिटरेचर एक्सेप्ट या लिटरेरी पीस से उठा के आपको कोई पैसेज दिया जाता है, दैट इज लिटरेरी पैसेज. ठीक है, किसी भी लिटरेचर से उठा के, मतलब कोई स्टोरी से उठा के दे दिया गया, किसी पोइट्री से उठा के दे दिया, तो दैट इज आपका लिटरेरी पैसेज. अब देखो लास्ट टू लास्ट ईयर मीन्स 2022 में आपके सिर्फ स्टोरी पे मतलब पैराग्राफ बेस्ड आए थे पैसेजेस, बट 2023 का जब मैंने पेपर एनालिसिस किया, व्हाट आई सॉ देयर वाज कि आपके पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स भी आए थे, मतलब आपको पोएम्स भी दी गई थी एंड पोएम से भी क्वेश्चंस उठा के दिए गए थे. ठीक है, सो थैंक गॉड कि मैंने सब चीज़ें ही अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की थी, तो स्टूडेंट्स वर एबल टू डू दैट. सो दिस ईयर भी हम लोग वही चीज़ फॉलो करने वाले हैं. तो बस आप लोगों को एक बताने के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे पैसेज आपके में आते हैं. ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं. तो हमारा है वर्बल एबिलिटी. ये जो वर्बल एबिलिटी का पोर्शन है, इसमें आप मान सकते हो वर्बल एबिलिटी में आपको सब कुछ आता है. ठीक है, मतलब अगर आप कहीं भी आपको दिख गया वर्बल एबिलिटी, तो मतलब कुछ भी उठा के दे सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज से कोई भी पोर्शन आपका वर्बल एबिलिटी में दे सकते हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो लिटरेचर हो, कुछ भी हो, मीन्स टेंसेज, नरेशन, स्पीच, एनीथिंग. ओके, फिर आपका आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. रीडिंग द पार्ट्स में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस का, ठीक है, सेंटेंस कई सारे पार्ट्स में जम्बल्ड करके दे दिए जाएंगे. जम्बल्ड मतलब उलट फेर करके दे दिया जाएगा, आपको उसे करेक्टली अरेंज करना है, रीअरेंज करना है. ठीक है, अब रीअरेंज द पार्ट्स में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. एक आपका होता है सेंटेंसेस बेस्ड होता है और एक पैराग्राफ बेस्ड होता है. ठीक है, सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस का जो पार्ट होगा, एक सेंटेंस कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके दिए जाएंगे. ठीक है, उसको रीअरेंज करना होगा आपको. वहीं जो पैराग्राफ बेस्ड होता है उसमें ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ के जो मतलब पैराग्राफ बहुत सारी लाइन्स बना होता है ना, तो पैराग्राफ की जो लाइन्स होती हैं वो जम्बल्ड करके दी जाएंगी, आपको उसे रीअरेंज करना है. ठीक है, तो पैराग्राफ बेस्ड भी होता है और सेंटेंसेस बेस्ड भी होता है. और बच्चे पैराग्राफ बेस्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज आई एम मेकिंग श्योर कि हर एक चीज़ आपकी क्लास में डिस्कस की जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड. चूजिंग द करेक्ट वर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट दिया जाएगा, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से कोई पार्ट या कोई वर्ड
इनकरेक्टली पुट होगा या वो फिल ही नहीं होगा उसमें। तो आपको 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट पार्ट होगा वो आपको चूज करना होगा। अब चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स में भी 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक आपका आता है ग्रामर से, ठीक है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक से वो बन सकता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड की प्रपोजिशन या फिर आर्टिकल या कंजंक्शन, या फिर आपका आ सकता है स्पेलिंग से। आपको स्पेलिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग दे दी जाएगी, मतलब सेंटेंस में कोई इनकरेक्ट स्पेलिंग पुट हो जाएगी, आपको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका चूज करेक्ट वर्ड से बनता है। नेक्स्ट आपका आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आई थिंक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ही है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 8 to 10 क्वेश्चंस आपके हर स्लॉट में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से आए थे। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ये होती है कि मैम इतने सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, इतनी सारी बुक्स है वोकैबुलरी की सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, उसमें से याद कौन सा करना है, उसमें से आएगा कौन सा। तो आई एम टेलिंग यू, याद आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, आई एम श्योर आपको एक एक सिनोनिम और एक एक एंटोनिम आपको अच्छे से याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, रटने वाला और डटू तोतला काम यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आपका आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस, असर्शन एंड रीजन, ये आपका वोकैब का पार्ट होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वोकैब में आपका आता है फिगर ऑफ स्पीच भी, बट 2022 के एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारा आया था, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड आए थे, बट 2023 में उतने नहीं आए थे, बट स्टिल सिलेबस में है तो विल डिस्कस इट ऑल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पैटर्न क्या क्वेश्चन पेपर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब व्हाट्स द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। लेट अस सी। देखो आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि 1 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लाइन से, नहीं, 50 क्वेश्चंस में से कोई भी जो 40 क्वेश्चंस आपको आते हो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कितना टाइम होता है। 45 मिनट्स आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर के लिए, मतलब सारे पेपर के लिए नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स मिलता है, ठीक है। अब देखो 45 मिनट्स आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा है, बट जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना स्टार्ट करते हो तो वो 45 मिनट्स बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज़ लाइक थोड़ा वास्ट है और थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि उसको एक एक लाइन पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पहले करना और एक टाइम लिमिट पहले से बांध के रखना कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में इतना टाइम देना है। मीन्स आई थिंक 7 to 8 मिनट्स आपके लिए इनफ होंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को देने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब आपकी वो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो वो आपके टाइम का होगा, टाइम आपको मैनेज कैसे होगा वो आपका होगा प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे टाइम ऐसे वैसे ही मैनेज होगा आपका, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज टोटली योर स्किल। नेक्स्ट है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का? 200 होता है, ठीक है। उसमें से आपको 5 मार्क्स अवॉर्ड होता है हर राइट आंसर के लिए। आपका एक राइट आंसर आपको 5 मार्क्स देता है और वहीं एक गलत आंसर आपका -1 ले जाता है, मतलब 1 मार्क्स आपका ले जाता है। मतलब आपको आपने एक आंसर सही किया तो आपको +5 मिलेगा, वहीं अगर आपको उसमें एक गलत हो गया तो आपको उसमें से जितना भी स्कोर होगा उसमें से -1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका लैंग्वेज का पैटर्न, कि किस पैटर्न पे लैंग्वेज आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। मतलब एक क्वेश्चन पेपर उसमें 50 क्वेश्चन होगा, उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये रहा एनटीए का सिलेबस और ये रहा एनटीए का लैंग्वेज का सिलेबस, मतलब जो पैटर्न है, ठीक है। अब इस सिलेबस में से जो मेरा सिलेबस है, जो मैंने बनाया है, दैट आई विल शो यू, ठीक है, दैट विल डिस्कस है। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो हमने पढ़ा कि जाना कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, ये 3 पार्ट्स आएंगे हमारे, वो हमको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? अराउंड 15 क्वेश्चंस। मतलब 2023 में पेपर एनालिसिस मैंने जो किया था उसमें यही था कि 15 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपके हर स्लॉट में आए थे, हर एक स्लॉट में 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। बट अगर किसी को नहीं आता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई एम देयर विद यू, मेरे साथ साथ आप सब कुछ कर लोगे, इतना आई एम श्योर, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहना। हाँ, बट अगर आप लोग
किसी को भी ये लग रहा है ना कि मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, किसी को ये लग रहा है इंग्लिश मुझे बहुत कम आती है, तो वो सोच के नहीं बैठना कि किसी को इंग्लिश बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश बहुत कम आती है। बिकॉज यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, सिर्फ वही आएगा पेपर में, ठीक है। अगर बहुत कम आती है इसकी टेंशन मत लेना, मैं हूँ। और इसको लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे इंग्लिश आती है ना, तो जो हम लोग स्लैंग्स में और जो हम लोग डेली यूज़ में इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, वो उससे बहुत डिफरेंट इंग्लिश यहाँ पे है, ठीक है। तो उसको इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग कॉम्पिटिशन 15 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, मैं तो पढ़ाऊंगी ही, बट स्टिल प्रैक्टिस तो आप लोग को करनी है ना। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं जितना ही पढ़ा लूँगी कोई काम का नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर मतलब आपका वर्बल एबिलिटी में आता है वो ग्रामर पोर्शन, ठीक है। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपका ग्रामर आता है। इसमें आपका क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट्स आपके ग्रामर में आते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है इंपॉर्टेंट, वो है टेंसेस, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस, ठीक है। डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिटेटिव्स, ये डिटरमाइनर्स हमारे में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिटरमाइनर्स है जो आएंगे, दैट आई टीच यू इन क्लास, ओके। इसके अलावा हमारा वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन हमने वो हमारा जो तुम लोग ने सुना होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारा होता है वो हम नरेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो मैंने वोकैबुलरी का पार्ट है वो मैंने बताया आपको ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एंड नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, गेरिंड एंड पार्टिसिपल्स। ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। ये नहीं, ये दोनों नहीं, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया, बट इसके अलावा जितना भी है वो आपका ग्रामर का पोर्शन है। दैट आई एम टीचिंग, आई विल टीच यू इन इंग्लिश ग्रामर, ओके। ग्रामर, ये मत सोचना कि ग्रामर मेंशन नहीं है सिलेबस में, ठीक है। वो वर्बल एबिलिटी जो पार्ट मैंने बताया ना, वर्बल एबिलिटी में सब कुछ आता है, सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से रखना है इस बात का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आपका आता है वोकैबुलरी का पार्ट। वोकैबुलरी में आपका क्या है? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन मतलब वही जो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एक कोई भी पार्ट होगा जो एरर वाला होगा, ठीक है। आपको वो एरर वाला पार्ट चूज करके जो सही ऑप्शन जो सही पार्ट होगा आपको वो टिक करना है, ठीक है। तो एरर करेक्शन में ऐसा है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका है एनालॉजी। एनालॉजी आपका दो ही होता है, एक रीजनिंग में भी आपका एनालॉजी होता है, बट वो वाला एनालॉजी नहीं है, ये है वर्बल एनालॉजी, ओके। ये है आपका वर्बल एनालॉजी। कैसे हम एक एग्जांपल लेके समझ लग सकते हैं कि वर्बल एनालॉजी क्या होता है हमारा। जैसे हम लिखते हैं जॉय इज टू हैप्पीनेस, ठीक है। देन डैश इज टू सैड, जॉय इज टू हैप्पीनेस, देन डैश इज टू सैड। ये हमारा वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जॉय का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले हमको फाइंड आउट करना है कि रिलेटेड कैसे है, दिस इज जॉय और हैप्पीनेस रिलेटेड कैसे हैं। तो जॉय एंड हैप्पीनेस आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से हमको फाइंड आउट करना होगा क्या? सैड का सिनोनिम। हम ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं, वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट कि ऑप्शन हमारा है सोरो, तो हमारा ये हो जाएगा सोरो इज टू सैड, ठीक है। ये आपका वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। ये एनालॉजी आपकी रीजनिंग में भी होती है, बट उससे कंफ्यूज मत होना है। रीजनिंग में जो एनालॉजी होती है वो हर मतलब सारे पे बेस्ड होती है। आपको मैथ्स से भी दे सकते हैं, आपको साइंस से भी दे सकते हैं, किसी भी टॉपिक से दे सकते हैं। बट जो आपका वर्बल एनालॉजी होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज से ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब किसी भी सेंटेंस के लिए एक वर्ड जो होता है उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट आपका आता है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 में एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं आया था, एक्चुअली किसी भी आई थिंक स्लॉट में नहीं था, बट स्टिल हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे
मतलब पार्ट है, मतलब एक कैसे टाइप है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग में क्या होता है कि असर्शन में आपको असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है, और रीजनिंग में आपको दिया जाएगा उसका रीजन, मतलब रीजन एक दिया जाएगा आपको। फिर ऑप्शंस दिए होंगे कि असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग एंड असर्शन इज ट्रू, असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट जो आपको लगेगा दोनों असर्शन रीजन को पढ़ के आपको उसको टिक करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से मतलब चैप्टर्स आएंगे, कैसे कैसे चैप्टर्स आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्लियर है। इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स हैं जो आई थिंक न्यूली एडेड है, मतलब जिससे 2022 में क्वेश्चंस नहीं आए थे बट 2023 में क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि फॉरेन वर्ड्स जैसे जो अलग अलग लैंग्वेजेस से वर्ड उठा के आपको दे दिया जाएगा एंड उसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा। लैटिन हो गया, स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया, इन सब वर्ड्स को उठा के दे दिया जाएगा पेपर में, आपको उनका मीनिंग पूछ लिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक वर्ड होगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वही, ठीक है। तो दैट ऑल्सो विल टीच इन क्लास, उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आपका CUET 2022 में इन्वॉल्व नहीं था, कुछ नहीं आया था इससे, बट 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन से आए हैं, लाइक लेटर राइटिंग से आया है, आर्टिकल राइटिंग से आया है, नोटिस राइटिंग से एंड रिपोर्ट राइटिंग से आया। ये 4 से आपका क्वेश्चन बना है, तो दिस वी विल स्टडी इन क्लास, ठीक है, राइटिंग सेक्शन का जो भी पार्ट है। इसके अलावा एक चीज़ और आई विल लाइक टू टेल यू कि आप 2022 का पेपर देखोगे ना, तो उसमें ग्रामर पोर्शन उतना नहीं आया है, मतलब आई थिंक हर स्लॉट में 1 to 2 क्वेश्चन ही आए हैं, ठीक है। बट अब वही 2023 का पेपर उठा के देख लोगे ना, ग्रामर पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी टॉपिक को ऐसे लेके नहीं चलना है कि ये बहुत इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो ये हम अच्छे से पढ़ते हैं, ये इसमें क्वेश्चन आते नहीं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। NTA बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। भले ही 2023 में उससे क्वेश्चन आए हो चाहे ना आए हो, बट स्टिल यू हैव टू लर्न एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये रहा मेरा PYQ एनालिसिस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। हाँ, वो अलग बात है कि टोटल मिला के 40 क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज जैसे मान लो कि क्वेश्चन टैग, मान लो मैंने क्वेश्चन टैग चूज किया, ठीक है, तो एक स्लॉट में तो क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आया है, बट एक स्लॉट में क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसे हुआ है, ठीक है। तो मैंने सबको मतलब जो एक समराइज्ड वे है एनालिसिस का, मैंने वो आपको सामने मेंशन किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर 15 क्वेश्चन हर स्लॉट में आए तो 15 क्वेश्चन आना आपका मस्ट है। वो 15-18 भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस पैराग्राफ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको रीअरेंज पार्ट से 3 to 4 क्वेश्चंस आए, चूजिंग द करेक्ट वर्ड से 2 to 3 क्वेश्चंस आए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैंने बताया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज 7 to 8 क्वेश्चंस आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन, मोडाल, एडवर्ब, डिटरमाइनर, क्वेश्चन टैग तक आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आपके हर उसमें आए ही आए, ठीक है। फिर आपका है स्पेलिंग एरर, इससे भी आपके 3 to 4 क्वेश्चंस बने ही हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें मेंशन है वैसे तो क्वेश्चंस वैसे आपके बने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग आई थिंक अच्छे से नोट कर लो कहीं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन किससे आए। बट हाँ, फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ कि इसके बेसिस पे पढ़ाई मत करना अपनी, ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन कम आए तो उसको कम पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन ज़्यादा आए तो उसको ज़्यादा पढ़ते, नहीं, सबको इक्वल टाइम देना है, ठीक है। मेहनत सब टॉपिक पे इक्वल करनी है, क्योंकि NTA अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये रहा हमारा PYQ एनालिसिस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर बस इतना ही है हमारा, ठीक है। जो हमारा CUET इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस था वो यही था, ठीक। पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी करना कैसे है वो तो मेरे साथ रहोगे, पढ़ाती रहोगे तो पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप पता चलेगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहोगे मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो खुद भी पढ़ना है आपको, ठीक है। अब पढ़ोगे कैसे? प्रैक्टिस सेट, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, जितना मैं पढ़ाऊँगी प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। जैसे एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो आपको रेगुलरली पढ़ना ही है, आपको प्रैक्टिस करनी ही है। हाँ, तो अब ये होगा आपके मन में क्वेश्चन कि प्रैक्टिस कैसे करें हम, पढ़ें कैसे। तो उसके लिए हम CUET कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आप लोग के लिए एक नया कोर्स, ठीक है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। इसमें एनरोल कराओ, डेली प्रैक्टिस सेट्स, वीकली टेस्ट, मंथली सेशंस, हर एक चीज़ आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगी। हमारे जो टीचर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं,
नॉलेजेबल एंड स्किलफुल टीचर्स हैं, बहुत साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, देन दे आर हेयर। तो जस्ट इन लोग के साथ ना कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो भी सीईटी को लेके, जो भी सब्जेक्ट को लेके कोई भी डाउट है, हर एक चीज़ क्लियर होने वाला है। जस्ट एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप डाउनलोड करो, सीईटी कॉन्सेप्ट नाम से ऐप है, डाउनलोड करो, कोर्स में एनरोल करो। सीईटी कॉन्सेप्ट पे श्योर सिलेक्शन बैच भी है, आपका नाम भी वही है, एंड श्योर सिलेक्शन आपका है भी, गारंटीड है। ओके, तो जस्ट वेट किस बात का, जल्दी से जाओ, जल्दी से करो। हाँ, तो फिर दिस वॉज अ क्लास। बाकी हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशंस में। आई थिंक अभी हमारे 2-3 सेशंस और होंगे, इंग्लिश से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी क्लासेस पहले होंगी हमारी, कि हम लोग और कैसे चीज़ें करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, किस टॉपिक को किस दिन कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, किस टॉपिक को कितना टाइम देंगे, ये सब चीज़ें हम लोग आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।